हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके यूट्यूब चैनल अध्यापक मंत्रा पर हार्दिक स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं आर के लिए घटना चक्र पूर्वावलोकन का अध्ययन करेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। कल हमने पढ़ा था यूरोपीय कंपनियों का आगमन। आज हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बंगाल के नवाब। तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुर्शीद कुली खान। क्या हो जाएगा? मुर्शीद कुली खान। अब इसकी हम व्याख्या देख लेंगे। मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान को बंगाल का गवर्नर सूबेदार नियुक्त किया गया। मुर्शीद कुली खान की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खान था। कौन था? मुर्शीद कुली खान। दूसरा प्रश्न है, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो मुर्शीद कुली खान। कौन था? मुर्शीद कुली खान। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो क्या बक्सर की लड़ाई थी, प्लासी का युद्ध, मैसूर की तीसरी लड़ाई, या 1857 का स्वतंत्रता संग्राम? इसका उत्तर हो जाएगा प्लासी का युद्ध। क्या हो जाएगा इसका? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून। कितनी जून? 23 जून 1757 को। कब हुआ था? 23 जून 1757 को। ठीक है। इसकी हम व्याख्या देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से हुआ। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बता दिया, 23 जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। नवाब की सेना 3 राजद्रोहियों मीर जाफर, यार लतीफ़ और राय दुर्लभ के सेना नायकत्व में थी। नवाब की एक अग्रगामी टुकड़ी के नेता मीर मदन तथा मोहनलाल थे। सहसा एक गोली से रणभूमि में ही मीर मदन मारा गया। नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपने प्रमुख अधिकारियों से मंतड़ा के दौरान मीर जाफर ने उसे पीछे हटने को कहा तथा यह भी कहा कि नवाब को सेना का नेतृत्व सेनाध्यक्षों के हाथों में छोड़ युद्ध क्षेत्र से चले जाना चाहिए। सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद लौट गया। यही उसकी हार का कारण बना। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को तात्कालिक सैनिक एवं वाणिज्यिक लाभ प्रदान किए। इसने कृषि उत्पादन और दस्तकारियों के क्षेत्र में अग्रणी 3 राज्य बिहार, बंगाल और उड़ीसा में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। इस युद्ध ने वस्तुतः भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली तथा इसे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली निर्णायक सफलता माना जाता है। जबकि सर्वाधिक निर्णायक बक्सर का युद्ध था, जो कब हुआ था? 1764 में। भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित की। अब पूछेगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। और तारीख भी पूछेगा तो 22 अक्टूबर 1764। कितनी? 22 अक्टूबर 1764। चौथा प्रश्न है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। तो इसका उत्तर यही हो जाएगा, प्लासी का युद्ध। कब हुआ था? 23 जून 1757 को। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था कब? 1757। कब लड़ा गया था? 1757 में। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। कौन से युद्ध में पूछ रहा है? तो कौन से युद्ध में परास्त हुआ था? प्लासी के युद्ध में। कौन से युद्ध में परास्त हुआ था? प्लासी के युद्ध में। प्लासी। ठीक है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को। किसे माना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? तो कहा गया है किसे? रॉबर्ट क्लाइव को। लेकिन किसने कहा है? तो विलियम पिट ने। विलियम पिट का ये कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक था। कौन था? वह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक था। किसने कहा है? विलियम पिट ने। किसके बारे में कहा है? रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? कहाँ पे स्थित है प्लासी का मैदान? तो ये है आपका
पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में है ये। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है। और अब देखो प्लासी का युद्ध पहला कथन हो, पहला मतलब जो प्रश्न पूछेगा एग्जामिनर वो ये पूछ सकता है कि कौन सी सन में हुआ था। तो आपको याद रखना है 23 जून 1757 को। किन किन के बीच हुआ था? तो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों का नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। अब रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला, तो कौन जीता? रॉबर्ट क्लाइव जीता। कौन जीता? रॉबर्ट क्लाइव जीता। ठीक है। फिर अब ये प्रश्न आ गया प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। अब पश्चिम बंगाल में पूछेगा तो कहाँ पे? नदिया जिला है। कौन सा जिला है? नदिया जिला। और कौन सी नदी के किनारे है ये? भागीरथी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? भागीरथी नदी के किनारे है। ठीक है। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो किसने करी थी? इसका उत्तर हो जाएगा डी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी, मीर कासिम। क्या हो जाएगा? मीर कासिम। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। कहाँ ले गया? मुर्शिदाबाद से मुंगेर। ठीक है। क्योंकि मुर्शिदाबाद में क्या था? षड्यंत्र में वातावरण हो रहा था, तो वो कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप उसके राज्य में अधिक न हो। ठीक है। अगला प्रश्न है सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था, तो वो कौन था? बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध है? बक्सर का युद्ध। और कब हुआ था ये? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। अब देखो इसमें होता क्या है कि बंगाल बहुत धनाढ्य था, वहाँ पे उत्पादन बहुत अच्छा होता था, इसलिए अंग्रेज चाहते थे कि वो हमारी मुट्ठी में हो। मीर कासिम एक योग्य शासक था, क्योंकि उसी ने, मीर कासिम ने तो मुर्शिदाबाद से राजधानी कहाँ पे स्थानांतरित की थी? मुंगेर। तो मीर जाफ़र, जब प्लासी का युद्ध होता है तो मीर जाफ़र इन्हें लालच देता है कि मुझे शासक बना दो, अवध का नवाब बना दो, तो मैं आपको धन लूट करके दूंगा। उसके बाद में 1757 से लेके 1760 तक मीर जाफ़र रहता है। 1757 से लेके 1760 तक मीर जाफ़र रहता है। फिर मीर कासिम, जो मीर जाफ़र का दामाद होता है, वो कहता है कि मैं आपको उनसे भी ज़्यादा दूंगा। तो मीर कासिम को बना दिया जाता है बंगाल का नवाब 1760 से 1763। लेकिन मीर कासिम जो था उसने कई सुधार किए, वहाँ पे टैक्स लगा दिए जिससे वो इनकम का सोर्स बन जाए। ये लोग हस्तक्षेप कर रहे थे तो राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। अंग्रेज़ों को पहले ये लग रहा था कि ये मीर कासिम ज़्यादा कमा कर देगा, तो फिर इन्होंने क्या किया, 1763 तक तो मीर कासिम रहा, फिर मीर जाफ़र को फिर से बना दिया। ठीक है, मीर जाफ़र बन गया। अब युद्ध होता है कौन सा? बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को। तो एक तरफ तो है अंग्रेजी सेना, तो अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा है वो है मेजर हेक्टर मुनरो। कौन है वो? मेजर हेक्टर मुनरो। और दूसरा मीर कासिम, मीर कासिम के साथ हैं शुजाउद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय। तो अगर ये पूछता है कि जो सम्मिलित सेना थी बक्सर के युद्ध में उसमें कौन कौन था, तो उसमें थे मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। ठीक है। 1763 से लेके 1765 तक बंगाल का जो नवाब है वो है मीर जाफ़र। कौन है? मीर जाफ़र। तो मीर कासिम को ये समझ रहे थे पहले कि कठपुतली का कार्य करेगा, उसने कार्य किया नहीं, तो 1763 में उसे हटा दिया। फिर मीर कासिम और उसके सहयोगी थे शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, इन्होंने बक्सर का युद्ध किया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक युद्ध था? शुरुआत की करेगा कि शुरुआत कहाँ से हुई अंग्रेजों की, तो प्लासी के युद्ध से। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध कौन सा था? तो बक्सर का युद्ध था। बक्सर की लड़ाई कौन सी थी? बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 22 अक्टूबर 1764 को। इतना याद रखना, 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक है। तेरह प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? वही है बक्सर का युद्ध। कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764 को। किन किन के बीच हुआ था? तो अंग्रेज और सम्मिलित सेना। अंग्रेजों में कौन नेतृत्व कर रहा था? तो मेजर हेक्टर मुनरो। और सम्मिलित सेना में कौन था? तो मीर कासिम था। ठीक है।
और शुजाउद्दौला था। मीर कासिम मतलब पहले वो था बंगाल का नवाब, लेकिन जब युद्ध हो रहा है तब वो हट चुका है। अवध का नवाब कौन था? शुजाउद्दौला। और मुगल सम्राट कौन था उस समय? शाह आलम द्वितीय। ये तीनों मिलके अंग्रेज़ों से युद्ध कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये तीनों परास्त हो जाते हैं और यहीं से अंग्रेज़ों की प्रथम निर्णायक सफलता सैन्य सफलता मानी जाती है। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली में कौन शासक था? अभी बताया था। मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय, जिसने भी सम्मिलित सेना के रूप में भाग लिया था। तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम द्वितीय। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? इस प्रश्न में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो इसे एक बार समझ लो बढ़िया से, ठीक है। जब प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, 23 जून 1757 को, तो तभी मीर जाफ़र को बना दिया जाता है बंगाल का नवाब। मीर जाफ़र 1757 से 1760 तक रहता है, ठीक है। उसके बाद मीर कासिम थोड़ा लालच अंग्रेज़ों को देता है, तो वो मीर कासिम को बना देते हैं 1760 से लेकर 1763 तक। उसके बाद वो अपना इनका हस्तक्षेप नहीं चाहता मीर कासिम, तो हटा के मीर कासिम को फिर बना देते हैं मीर जाफ़र को। तो 1763 से 1765 जो कार्यकाल है बंगाल के नवाब का, वो है मीर जाफ़र का। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मीर जाफ़र। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफ़र। और उस जो लड़ाई हुई थी उसमें जो था वो कौन था? मीर कासिम। निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? इसका उत्तर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय, और ऑप्शन है सी। कौन सा है ऑप्शन? सी। इलाहाबाद की दूसरी संधि, पहली संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई है 16 अगस्त 1765 को, मतलब 12 अगस्त के बाद 4 दिन बाद, ठीक है। तो इलाहाबाद की संधि के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी। तो प्रश्न ये कई बार पूछा गया है कि दीवानी किसने दी थी बंगाल, बिहार, उड़ीसा की? तो शाह आलम द्वितीय ने। किसने दी थी? शाह आलम द्वितीय ने। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे 1788 ईस्वी में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय 1803 में दिल्ली पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय के समय कब हुआ? 1803 में। कहाँ पे? दिल्ली पे अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो उत्तराधिकारी, अकबर द्वितीय जो जिसका कार्यकाल क्या था 1806 से 1837, और दूसरा है बहादुर शाह द्वितीय जिसका कार्यकाल क्या है 1837 से 1857। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए, मतलब दो शासक। अगर पूछता है कि पेंशन भोगी कौन से शासक थे तो इन दोनों का नाम याद रखेंगे, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुगल सम्राट ने। मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय। कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? तो कौन था? लॉर्ड क्लाइव। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए, लॉर्ड क्लाइव। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब प्रदान की थी? तो 12 अगस्त 1765 को। कब प्रदान की थी? 12 अगस्त 1765 को, याद रखना है, ठीक है। दो संधियाँ हुई थी, एक 12 अगस्त 1765 को हुई थी इलाहाबाद की संधि, दूसरी हुई थी 16 अगस्त 1765 को, ठीक है। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान, मतलब दो दीवान बनाए गए थे, एक मुर्शिदाबाद में, ठीक है, जो मुर्शिदाबाद कहाँ था? बंगाल में। एक बनाया गया था बिहार में। तो बंगाल में जो बनाया गया था वो था सिताब राय। कौन था बंगाल में? मोहम्मद रजा खान। इसका उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। और बिहार के लिए किसे बनाया गया था? बिहार के लिए बनाया गया था राजा सिताब राय को। राजा सिताब राय। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए दो उपदीवान बनाए थे। कितने उपदीवान बनाए? दो बनाए थे, ठीक है। पहला है बंगाल के लिए तो मोहम्मद रजा खान। मोहम्मद रजा खान बंगाल के लिए बनाया था, मुर्शिदाबाद, बंगाल एक ही मुर्शिदाबाद, ठीक है। दूसरा है बिहार के लिए तो कौन बनाया? राजा सिताब राय। राजा सिताब राय, दोनों को याद रखेंगे। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? कौन सी है?
खासी। कौन सी जनजाति है? खासी। याद रखेंगे, खासी जनजाति। बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात ब्रिटिश 1765 ईस्वी में सिलहट आए थे। खासी जनजाति के लोग चावल, नमक व सूखी मछलियों के बदले रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु एवं सींग का व्यापार करने हेतु सिलहट की सीमा पर पंडुआ में आते थे। खासी पर्वतों में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग तब बंगाल में चूना पत्थर की मांग की पूर्ति हेतु किया जाता था। कुछ समय पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर का व्यापार करने लगे, जिससे वे खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। तो किसके संपर्क में आए थे? खासी जनजाति के में। अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में बताना है। तो राजा टिकैत राय नवाब असफुद्दौला के अर्थमंत्री थे। अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। तो ये दोनों ही कथन सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, इनकी थोड़ी तिथियां देख ले रहे हैं। अंबर का युद्ध है वो हुआ है अगस्त 1749 में। कब हुआ है? अगस्त 1749 में। 1749। प्लासी का युद्ध बता ही चुका हूँ कब हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को। बांडीवास का युद्ध कब हुआ है? जनवरी 1760 में। और बक्सर का युद्ध कब हुआ है? 22 अक्टूबर 1764 को। 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक है, तो पहला हो जाएगा अंबर का युद्ध 1749 में, प्लासी का युद्ध हो जाएगा 1757 में, बांडीवास का युद्ध हो जाएगा 1760 में, और बक्सर का युद्ध हो जाएगा 1764 में। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के बांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। इसका उत्तर हो जाएगा काउंट लाली। कौन हो जाएगा? काउंट लाली। ठीक है, काउंट लाली। बांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 में। कब हुआ? 1760 में। किस किस के मध्य हुआ? तो फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच में। फ्रांसीसियों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो काउंट डी लाली नाम था इसका। और दूसरे थे सर आयरकूट जो ब्रिटिश के थे। कौन विजयी हुआ इसमें? तो ब्रिटिश, अंग्रेजी सेना। सर आयरकूट, अंग्रेजी सेना विजयी हुई। बांडीवास के युद्ध 1760 में किसने किसे हराया था ये पूछ रहा है। तो फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया? नहीं, गलत है। ब्रिटिश ने डच को हराया? ये भी गलत है। ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, तो यही सही हो जाएगा सी। क्या सही हो जाएगा? सी। ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। और ब्रिटिश जो थे उनका नेतृत्व कौन कर रहा था? सर आयरकूट। कौन? सर आयरकूट। और फ्रेंच का कौन कर रहा था? काउंट डी लाली। जो कौन हारा था फ्रेंच का? काउंट डी लाली हारा था। ठीक है। 1760 का प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? किनके खिलाफ लड़ा गया था? फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। फ्रांसीसियों का नेतृत्व कौन कर रहा था? काउंट डी लाली कर रहा था। तो ये एकदम बढ़िया कंठस्थ हो गया होगा कि बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? जनवरी 1760 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। फ्रांसीसियों का नेतृत्व कौन कर रहा था? काउंट डी लाली। अंग्रेजों का कौन कर रहा था? सर आयरकूट। कौन विजयी हुए इसमें? तो अंग्रेज। अंग्रेजों को क्या कहें? ब्रिटिश या अंग्रेज। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा इनमें सही है? तो देखो, बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव था, ये तो गलत है क्योंकि मीर जाफर तो अंग्रेज़ों के साथ में था। यहाँ पे होता अगर मीर कासिम विरुद्ध क्लाइव तो ये सही हो जाता। तो पहले वाले में ये गलती है। बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी था, ये सही है। बांडीवास का युद्ध किन किन के बीच था? फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे थे इसमें, चिलियावाले में तो नहीं, इसमें थे अंग्रेजी सेना थी और सिख सेना थी। अंग्रेजी सेना के विरुद्ध सिख सेना कह सकते हैं, या सिख सेना के विरुद्ध अंग्रेजी सेना। खुर्दा का युद्ध पूछ रहा है कि निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी थी, नहीं, तो निजाम के विरुद्ध मराठा थे। खुर्दा के युद्ध में निजाम के विरुद्ध कौन थे? मराठा। अब देखो एक बार इनकी वो तिथि देख लो। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को। बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? जनवरी 1760 में। चिलिया बाला का युद्ध कब हुआ था? 1849 में। कब हुआ था? 1849 में। और खुर्दा का युद्ध कब हुआ था? 1795 में। कब हुआ था? 1795 में। एक पहले आया था अंबर का युद्ध कब हुआ था? अगस्त 1749 में। अगस्त 1749 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 में। 23 जून 1757 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? तो सर्वाधिक विरोध करने वाले थे मराठा। कौन थे? मराठा। मराठों ने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था।
इस टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और हैं, वो और मैं बता देता हूँ अलग से। जैसे कि एक ब्लैक होल घटना हुई थी, जैसे हम कालकोठरी की घटना भी कहते हैं, ये कब हुई थी? तो 20 जून 1756 को, 20 जून 1756 को। इसमें बताते हैं, इतिहासकार बताते हैं, कोई सबूत नहीं है इसके, कि 146 अंग्रेज़ों को 18/14 के कमरे में बंद कर दिया था। उसमें सांस लेने की जगह नहीं थी। दूसरे दिन 23 लोग सिर्फ जिंदा निकले इसमें। अगर आपसे पूछता है कि बंगाल में द्वैध शासन किसके कार्यकाल में या किसके समय शुरू हुआ, तो क्लाइव के समय प्रारंभ हुआ था। किन के समय? रॉबर्ट क्लाइव के समय। बंगाल में, सिर्फ बंगाल की बात हो रही है। द्वैध शासन बंगाल में क्लाइव के समय प्रारंभ हुआ और वारेन हेस्टिंग्स के समय समाप्त हो गया। वारेन हेस्टिंग्स के समय समाप्त हो गया। ठीक है। बंगाल में द्वैध शासन का मतलब क्या है? वास्तविक शक्ति है वो कंपनी के हाथ में थी। वास्तविक शक्ति है जो वो कंपनी के हाथ में रहेगी, लेकिन प्रशासन का भार नवाबों के कंधों पर होगा। आप लोग पिछली क्लास में बताया था वास्को डी गामा कब आया था, तो मैंने सन बताई थी 1498, लेकिन तारीख भी पूछ सकता है, तो 17 मई 1498। कौन सी तारीख थी? 17 मई 1498। अब्दुल मनीक नामक एक गुजराती पथ प्रदर्शक था, जिसकी सहायता से ये कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। कहाँ पर पहुंचा था? कालीकट बंदरगाह पे। तो कालीकट के एक हिंदू शासक थे जमोरिन, उन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। अगर पूछता है कब आया? 17 मई 1498 को। किसकी सहायता से? अब्दुल मनीक की सहायता से। और किसने स्वागत किया था? तो कालीकट के हिंदू शासक थे जमोरिन। अब आप लोगों को इतना काम करना है कि एक लिस्ट बनानी है बंगाल के गवर्नर, उसके बाद में बंगाल का हो जाएगा मतलब गवर्नर जनरल और वायसराय। इनकी लिस्ट बनाओ एक, और इन्हें क्रम से याद कर लो। जैसे लॉर्ड क्लाइव 1757 से 1760 रहा, फिर वेंसीटार्ट आया 1760 से 1765, फिर लॉर्ड क्लाइव फिर रहा है 1765 से 1767। अब जैसे जो संधियाँ होती हैं, इलाहाबाद की संधि, तो कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव था उस समय पे। पूछ लेता है। फिर बारलेस्ट, फिर कार्टियर। बारलेस्ट का कार्यकाल क्या है? तो 1767 से 1769। फिर कार्टियर 1769 से 72। उसके बाद में वारेन हेस्टिंग्स आई 1772 से 1785। फिर कॉर्नवालिस आए 1786 से 1793। उसके बाद जॉन शोर आए 1793 से 1798। फिर वेलेजली आए 1798 से 1805। फिर बार्लो आए 1805 से 1807। फिर मिंटो प्रथम आए 1807 से 1813। फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स आए 1813 से 1823। उसके बाद में एम हर्स्ट 1823 से 1828। उसके बाद में विलियम बेंटिंग 1828 से 1835। इतने याद करो पहले, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब हम कल पढ़ेंगे क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। धन्यवाद।